जी बेटा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? इसलिए मैंने पहले साउंड बंद किया हुआ था। अब आप लोग मुझे बताओ कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? सर आपने एक्सरसाइज 1.3 दी थी हमें। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.3 करने को दी थी आपने। आप एक एक्सरसाइज सॉल्व करने को कही थी आप लोगों को, और वो भी थी डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट? जी तो बताएं, आप लोगों ने सॉल्व की एक्सरसाइज वो? जी सर कर ली। जी सर, वेरी नाइस। अच्छा, वेरी नाइस बेटा। अच्छा, आज देखो उसमें मैं करूँगा क्या, अब हम उसमें ऐड करूँगा मैं फंक्शंस को। देखो क्वाड्रेटिक्स में, अच्छा अब बताओ बेटा, आवाज में इको तो नहीं आ रहा? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब बताओ, अब बात अब सही क्लियर है? नहीं सर आ रहा है इसको। अभी भी इको हो रहा है? हेलो? जी सर सही है। सही है? जी चलो, सही है सर। अगर आवाज में इको तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? अच्छा, अब देखो उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ फंक्शंस को, मतलब ये क्वाड्रेटिक्स फंक्शन में इन्वॉल्व होने हैं। अगर मैं खाली बात करूँ क्वाड्रेटिक्स की बात करूँ, तो क्वाड्रेटिक्स में पहले तो मैंने आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया। बेटा आप लोग आवाज सही आ रही मेरी? पहले मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट जी करना सर। सिखाया, और कन्वर्ट करने के बाद उसमें हमने दो मेथड यूज किए थे, एक कंपैरिजन और सेकंड कौन सा था हमारा, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, फिर हमने उसके रूट्स डिस्कस किए कि जो क्वाड्रेटिक्स के रूट्स होते हैं वो डिस्कस किए गए, और उसके बाद फिर हमने इसमें यूज किया डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चार चीजें करने के बाद हमने जो हमारा पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक्स था वो हमने कंप्लीट किया। अब ये चीज इन्वॉल्व होगी आपके फंक्शंस के अंदर, तो अब फंक्शंस को इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है? तो लेबल कर रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट करना। दैट मींस फंक्शंस। अब फंक्शंस इसमें सबसे पहले चीज आती है डोमेन, देन रेंज। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा डोमेन को। अब आप में से कोई मुझे बताएगा डोमेन क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले बताओ रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपने बहुत देखा होगा जहां डोमेन स्टेट की जाती है तो वहां पे वो बहुत दफा मेंशन कर रहे होते हैं कि ये डोमेन है, और उसमें आर लिखा हो होता है। ये साइन आपने बहुत देखा होगा, इसे कहते हैं रियल नंबर। तो बताएंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेंज ऑफ एक्स, एक आंसर आया मेरे पास। नहीं बेटा, रेंज इज समथिंग एल्स, डोमेन समथिंग एल्स। अच्छा, सेकंड आंसर ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। और कोई? डेसिमल्स। अच्छा जी, फर्दर कोई बताएगा? बट आंसर दो से गलत जो भी है। ऑल नंबर्स हैविंग डेसिमल्स आर रियल, एक और आंसर। इनपुट, हमने किसी बात कर दी। एनी पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा जी, और ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, साहिब सर। जी बेटा। सर ये वो पहले वाला चैप्टर खत्म हो गया? ये बेटा इसी में मिक्स हो जाएगा बेटा। सर बहुत तेजी से नहीं जा रहे हम लोग? बेटा आप बहुत लेट चल रहे थे हाँ अब ये भी कह सकते हैं, सही बोल रहे। भाई। सर पहला वो चैप्टर खत्म इस सेंस में नहीं, अलग से चैप्टर नहीं होता, वो फंक्शन का पार्ट ही होता है।
लेकिन उसको मेरे चैप्टर हेडिंग में लिखवा देते हैं क्वाड्रेटिक्स, लेकिन पार्ट ऑफ फंक्शंस ही कहलाता है, वो अलग से एग्जाम में नहीं आता, वो फंक्शन मर्ज होकर ही आता है। तो बेसिकली वो चैप्टर खत्म नहीं, वो चैप्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा फंक्शंस में। अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा फंक्शन में पास वर्ड्स में, तो आप लोग पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक्स में इन्वॉल्व हो होगा सर। चलो एक छोटी सी बातें करते हैं कि चीजें हैं क्या। अब आप मुझे पहले बताओ ये कौन से नंबर होते हैं? क्यू। अरे अभी सब पढ़ के आए हैं ना वो लेवल से। शाबाश, इंटीजर्स, वेरी नाइस। और कोई? अरे भाई क्यू कौन से नंबर होते हैं? रैशनल, वेरी नाइस। होल नंबर। चलो जी, वेरी नाइस, ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल कौन से नंबर्स होते हैं? इट मींस आपके उस टाइप के नंबर्स को मैं a अपॉन b के फॉर्म में कॉपी कर सकूं, और उसमें कंडीशन है कि आपका b कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? अभी सब बता रहा हूँ, उसी के लिए उसी का बैकग्राउंड बना रहा हूँ। जब तक आपको जो चीज़ लिखवा ये नहीं बताऊंगी तो रियल नंबर पता नहीं जिसका आपको। फिर अगर मैं क्यू पे अप्लाई कर दूं स्टेरिक, अभी नंबर कौन सा होता है? इररेशनल। ये सब बातें नोट करना जरा आप। ये नंबर आपके इररेशनल कहलाते हैं। ये किस टाइप के नंबर होते हैं? जैसे √2, सिंबल्स पाई, या फिर 1.3146 एंड सो ऑन। इसके डेसिमल्स इनफाइनाइट हो लेकिन कोई पैटर्न फॉर्म ना हो, तो इस टाइप के नंबर्स कौन से होते हैं? आपके इररेशनल कहलाते हैं। फिर आपने पढ़ोगे z। z मींस क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कभी डेसिमल्स में नहीं होते हैं, पता है नहीं बात है। ये कहलाते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये आपके नेगेटिव कहलाते हैं इंटीजर्स। सर रैशनल इरेशनल में क्या फर्क है? जी बेटा, अभी देता हूं एग्जाम देखो। उसके बाद P जो है आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। W कौन से नंबर होते हैं? आपके होल नंबर्स। N कौन से होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा मुझे बताएंगे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं? अच्छा ये बताओ कि रमन बेटा आप बताओ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दो जरा मुझे। सर ये PW वैल्यू आपको बताएगा, एक तो प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर, दूसरा कौन सा है? W क्या है? होल नंबर, और N क्या है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सीक्वेंस से आता हूँ, पहले आता हूँ प्राइम के ऊपर। अब बताएं प्राइम स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 172222 से सर ऊपर कर दीजिएगा। 2 से। तो बेटा पहले एक बात आप लोग याद रखो, प्राइम कभी भी स्टार्ट 1 से नहीं होते। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं? आपके 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये आपके नंबर प्राइम है जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। होल नंबर्स आपके वो नंबर्स हैं जो स्टार्ट 0 से होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एन मींस के आपके नंबर कौन से? नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल आपके वो नंबर्स हैं जो स्टार्ट 1 से होते हैं, 0 से नहीं होते। ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को नहीं मालूम होता मेजॉरिटी को। पूछो भाई होल नंबर नेचुरल डिफरेंस क्या है? 1, 2, 3 है, वो पूछो वही 1, 2, 3 है। भाई होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। नेचुरल स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। प्राइम नंबर्स में 1 नहीं आता।
प्राइम आपके वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं जैसे 2 3 5 7 11, कभी भी 1 को प्राइम करने काम मत करना। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल्स नहीं होते, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका सिर्फ ये पार्ट ये कराते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये कराते हैं इसका नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स में नेगेटिव नहीं आते। अच्छा, जो चीज मुझसे पूछे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 2, मैं इस 2 को 2/1 में कॉपी कर सकता हूं, मींस ये नंबर मेरा a/b के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये नंबर आप में एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर एक नंबर लिख रहा हूं मैं 3/8, अभी नंबर a/b के फॉर्म में गिवन दिया हुआ आपको, दैट मींस नंबर कौन सा है, रैशनल। इररेशनल क्या होता है आप कोई भी एक नंबर लो जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जी बताएं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इसका पॉइंट में आंसर आ जाता है, 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया। जिनका रूट होता है। स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, देन 16 का 4, 81 का 9, राइट। आप कोई भी एक नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। कोई भी एग्जांपल दें, 3 3 ले लिया आपने, अब आप इसमें सिंपल लगा दें अंडर रूट। अब आप कैलकुलेट करके देख लो, जब आप 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.7324 एंड सो ऑन। मतलब आप पॉइंट के बाद आपको डेसिमल बहुत बड़ा मिल रहा होगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे होंगे उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। कोई पैटर्न है इसके अंदर, बट नंबर रैंडम चलते जा रहे हैं। तो कोई भी इस टाइप का नंबर होता है ना, वो नंबर आपके इररेशनल कहलाते हैं। वो नंबर आपके इररेशनल कहलाते हैं। अगर ऐसे नंबर हो कि डेसिमल इनफाइनाइट हो, जैसे 1.241 241 241 एंड सो ऑन। अब यहाँ भी डेसिमल्स इनफाइनाइट मूव कर रहे हैं, लेकिन देखो एक पैटर्न बन रहा है। देखो पॉइंट के बाद 241 देन 241 241, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है वो नंबर आपका रैशनल कहलाता है। तो ये एग्जांपल किसकी, रैशनल की है, और ये एग्जांपल आपकी इररेशनल की है। ये मैं सारा आपको ओ लेवल से पेपर में बता रहा हूँ। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैंने अभी जितने नंबर डिस्कस किए आपसे, इन सबको कंबाइन कर लो तो ये नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। 1.66 के साथ एक पैटर्न बन गया ना, ये भी रैशनल कहलाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप सिंपल नोट करो रियल नंबर में, जब भी कोई पूछे आपसे कि एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, ये बात नोट करना कि एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो। एवरी नंबर रियल नंबर। बेटा अनरियल कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी आपको समझोगे, वो नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप लोग। कभी आप लोग करते हैं आंसर में देखो आई लिखा जाता है कि 2 + 3 इस फॉर्म में आंसर लिखा आ रहा होता है। ये एन से क्या डिनोट किया आपने? जी बेटा, एन से क्या डिनोट किया आपने? ये PWN लिखा है, एन से क्या डिनोट किया? एन मींस नेचुरल नंबर्स, नेचुरल। तो बेटा अनरियल नंबर आपके इस टाइप के होते हैं। ये इसमें जो आई आ रहा है, इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। ये चीजें पढ़ोगे आप A2 में आके, तो वो नंबर्स आपके रियल में काउंट नहीं होते। सर एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है सर अब देखो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बातें मैंने क्यों की, क्योंकि आप जब भी डोमेन स्टेट करेंगे हम लोग, तो मैं इस आर को बहुत यूज करूंगा कि रियल नंबर्स है। तो जब तक आपको रियल नंबर पता ही नहीं होंगे तो आप डोमेन क्या लिखोगे, सही है। अगर सबने इतना कॉपी कर लिया तो फिर मैं आगे मूव करूँ।
सर एक्सक्यूज मी। चलो कॉपी करके दो, दिल्ली शाबाश। बेटा रियल नंबर का साइन ऐसा होता है कि हम लिखते हैं आर और फिर इसकी वर्टिकल लाइन पे एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नंबर, ये साइन रियल का बन जाता है। जी शरीफ बेटा बोलो। सर ये आयोटा वापस आएगा? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बिल्कुल बोलो आयो- बेटा। सर मैं बोल रहा था सर मेरा कोई इंटरनेट इशू चल रहा था, अभी भी ज्वाइन हुई है क्लास, तो आप कोई समरी दे सकते हैं? ये तुम्हारा पता ना, मैं तुमसे 20 मिनट की बात कर चुका हूँ, तो 20 मिनट रिपीट कैसे करूँ? नहीं सर, मेरा मतलब है आप एक क्विक समरी दे दें, आप चलो क्या मैं पढ़ा रहे क्लास थे, के मेरे एंड में इसकी इंटरनेट का इशू रिकॉर्डिंग चल दे रहा दूंगा, था। क्लास के एंड में इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसमें सुन लें। सर ये आयोटा समझा दो। बेटा आयोटा आपने समझना है नेक्स्ट ईयर, अभी समझना है। ये मैंने खाली आपको एग्जांपल दे दी कि जिस फिर नंबर रहते में आयोटा आता है, आई की फॉर्म में आंसर आता है, वो रियल नंबर नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। सही सही। कि इस नंबर सिस्टम की अपनी पूरी अलजेब्रा होती है, इसका अपना एडिशन है, इसकी अपनी सब्ट्रैक्शन है, इसकी अपनी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी अपनी डिवीजन है, इसके अपने स्क्वायर फाइंड करना है, इसके अपने लोसाए हैं, इसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये पूरा एक अलग नंबर सिस्टम है जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अब पहले सभी बताओगे, सभी इतना कॉपी कर लिया? नो सर, वेट कर। जल्दी कॉपी करो उसको। सर आप ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हाइब्रिड क्लासेस का सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा? आपकी आवाज जोर से बोल सकूं? सर मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाइब्रिड क्लासेस का सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। मेरे बेटा वो चीज़ें आपको खुद रूफुस बता देगा, मैं किस बताऊंगा फिर क्लास बेस्ट होएगी ना मेरी। हाइब्रिड देखो सिर्फ इसी तरह की आपकी मंडे से क्लास स्टार्ट होंगी, हाइब्रिड एएस वालों की भी, की भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और उसकी बायो की, वो एक एक ग्रुप में डिवाइड करें, एक एक वीक में डिवाइड करें हमको। बेटा उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि नहीं आना चाहिए वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हाइब्रिड में ऑनलाइन चल रहा होगा मामला, जब हम फिजिकल कर रहे हैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर रहे, जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो घर से ऑनलाइन पढ़ता रहेगा इस तरीके से। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, समझेंगे क्लास में क्लासरूम में ले रहा हूँ, कल से जो मैंने स्टार्ट किए, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे प्रोजेक्ट भी हो रहा है, और जो बच्चा फिजिकल क्लास में बैठ जाएगा वो पढ़ भी लेगा, और जो अब बाकी बैठे हैं साथ ऑनलाइन पढ़ ही रहे मेरे साथ। तो ये इस तरह सिस्टम चलेगा पूरा। नहीं तो क्या मतलब सर बंदे की मर्जी होगी कि वो आना चाहे या ना आना चाहे? जी बेटा ये बच्चे ये इस पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई सेफ्टी कंसर्न क्लास नहीं आना चाहता तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा चलना ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आई होप कि सभी कॉपी कर ले अपने। जी सर हो गया। जी सर कर लिया। अब बेटा एक चीज देखो, अब जरा समझना, और मुझे आपकी थोड़ी रैप डांस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब एक बताओ, अगर मैं फॉर्म लिख रहा हूँ b is equals to 4/3 into pi r cube, ये किसका फॉर्म है? सर स्फीयर की Sphere. वॉल्यूम। जी बेटा ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्म है। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है वो डिपेंडेंट किस पे होता है? रेडियस। रेडियस पे। तो जितना आप रेडियस इंक्रीज करोगे उतना आपका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। जितना आप रेडियस डिक्रीज करोगे उतना आपका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट मींस कि जो आपका स्फीयर का वॉल्यूम है वो टोटल डिपेंडेंट किस पे हो गया? आर पे। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि यहाँ पे v एक आर का फंक्शन है, कि वॉल्यूम रेडियस पे क्या हुआ? डिपेंडेंट। दैट मींस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है वो आपका वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट।
और जो बाहर लिखा जा रहा है वो क्या होता है आपका डिपेंडेंट। अब इसी पैटर्न से अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला A is equals to pi r square, अभी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ भी एरिया किस पे डिपेंडेंट होगा, ए आर पे रेडियस, रेडियस पर। राइट। तो मैं इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकता हूँ कि a जो है वो एक रेडियस का फंक्शन है, कि एरिया रेडियस पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल आ रहा है इट मींस वो इंडिपेंडेंट है, जो बाहर आ रहा है वो कौन सा आपका डिपेंडेंट है। पहले बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई? सर एक दफा फिर से बता दीजिएगा। ये तो बहुत आसान है सर। जी बेटा अभी सब तो करो। सर लाजमी है बाहर वाला डिपेंडेंट हो अंदर जो वो इंडिपेंडेंट हो। बेटा ये तो बताया मैंने आपको, देखो जो बाहर लिखा हुआ है वो किस पे डिपेंड होगा, रेडियस के ऊपर। जब तक रेडियस नहीं होगा, जब तक रेडियस नहीं होगा एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली एरिया किस पे डिपेंडेंट हुआ, आर पे। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि एरिया जो है वो आर रेडियस का फंक्शन है। तो जब तक आप रेडियस का इनपुट नहीं दोगे आपको एरिया मिलेगी। बेटा एफ मींस फंक्शन, कि एरिया एक रेडियस का फंक्शन है। इर्तिज़ाम, मैं आपकी बात समझने कहने क्या चाह रहा हूँ। तो निहाल यही बताया कि एफ मींस फंक्शन है। बेटा मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं आपसे क्या बात करूंगा इस तरीके से कि भाई मैं आपकी बात को रिप्लाई दूंगा। कोई बात आपने कोई ऐसे अजीब से पूछी होगी तो मैंने उसको इग्नोर किया होगा, वरना मुझे तो उसमें कोई इशू नहीं होता करने में। चलो इंशाल्लाह ध्यान देंगे, टेंशन नहीं। अच्छा जी, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, देखो अगर मैं एक और चीज लिख रहा हूं, जैसे a इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताएं ये किस का फॉर्म है, ये आपके स्क्वायर के सरफेस एरिया का फॉर्म है। अब इस इक्वेशन में भी a किस पे डिपेंडेंट हुआ, r के ऊपर। तो मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर सकता हूँ कि a यहाँ पे जो है वो एक रेडियस का फंक्शन। तो इन शॉर्ट आपने एक बात याद रखनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा होगा इट मींस वो क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट होगा, और जो बाहर आ रहा होगा इट मींस वो कौन सा होगा, आपका डिपेंडेंट होगा। अब इसी चीज को लेकर मैं स्टार्ट दूंगा। आप सबने ओ लेवल मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी कि हम स्टार्ट लेते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये इक्वेशन आप सबने पढ़ी है, पढ़ी है ना आप सबने? सर फंक्शंस नहीं पढ़ा। यस सर। तमीमा ये जो आप बस बात पूछ रहे थे ये चीज आप पढ़ेंगे A2 के अंदर। अगर आपके मोर देन वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो वो फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब वो चीज आप A2 में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। अब अभी जो हमने सारी बात की उसमें हमने एक बात ड्राइव की थी कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और जो बाहर है मींस वो क्या होगा, डिपेंडेंट। अगर y x का फंक्शन है, जिस बात से हमने स्टार्ट किया, दैट मींस यहाँ पे x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट। हमने इसी बात पे स्टार्ट किया, ठीक है। अब एक बात याद रखो, जो वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होता है दैट मींस वो आपकी इनपुट वैल्यू कहलाती है। जो वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होता है वो आपकी आउटपुट वैल्यू कहलाती है। जो इनपुट होता है इसे कहते हैं डोमेन, और जो आउटपुट होता है इसे कहते हैं रेंज। अब आप खुद देख लो, अगर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं
कि y is equals to 2x square minus 4x plus 1। अब जब तक मैं इसमें x की कोई वैल्यू पुट नहीं करूंगा तो मुझे y का आंसर मिलेगा नहीं सर। पुट करूंगा जब भी मुझे y का आंसर मिलेगा, या x4 पुट करूंगा मींस मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा जब भी मुझे y का आंसर मिलेगा ना। तो x मेरी क्या हुई, इनपुट वैल्यू, और जो इनपुट देने के बाद y का आंसर मिला इट मींस वो क्या हो गया, आपकी आउटपुट वैल्यू। तो जो इनपुट देते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन, जो आपको आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंज। पहले बताएं इतनी बात सब क्या हुई? यस सर। अब पहले इतना कॉपी करो फिर आगे मूव करूंगा। सर थोड़ा ऊपर कर देगा सर। सही है जी बेटा, शरीफ कह चुका हूं, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आगे बढ़ो। सर वो शरीफ कैसे है जिसका नाम शारिफ है? अपनी यहाँ तो शरीफ पड़ जाती है, तो शरीफ अच्छी बात है ना, शरीफ है क्या उसका? सर कहीं से नहीं, अल्लाह की कसम। ऐसे तो आपको बहुत पता है मेरे बारे में। चलो लड़ो मत, बात नहीं। सर ये शुरू में आसान होता है, एंड में जाके मुश्किल भी हो जाता है। बेटा देखो बात ठीक है, अगर आपको शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो चीज आसान हो जाएगी। बहुत सही तो ये लेवल है तुम्हारा। अभी अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू आ जाएगा ना शुरू में, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो चीज़ है ना उसको फौरन से पूछ लो ताकि वो चीज़ बाद में प्रॉब्लम ना करे आपको। तो तमाम चीज़ें आपस में कनेक्ट में स्टार्ट हो जाती हैं। तो जितनी बेस आपकी स्ट्रांग होती जाएगी चीज़ों की, तो समझो कि जब भी मैं रियल नंबर के लिए कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन पता हो कि मैं रियल नंबर, तो पता हो कि रियल नंबर होते क्या है, क्योंकि डोमेन साइड में सारी स्ट्रेट रियल नंबर से कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर फंक्शन नहीं पढ़ सके पढ़ लोगे फंक्शन, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा फोकस चाहिए आपका। चलो अब बढ़े हैं, देखो बात, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ डोमेन की वैल्यू। प्लीज डेफिनेशन नोट करो। देखिए आप लोग, a set of input values, a set of input values for which the given function is defined. या आप डोमेन की डेफिनेशन नोट करो, तो इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा। तो पहले सब नोट करो, डोमेन को a set of input values for which the function is defined। बेटा अभी सिर्फ लिखवाया, अभी रिपीट करूंगा, अभी रिपीट क्या करूँ, सिर्फ समझाऊंगा अभी। तो अभी मैं सिर्फ आपसे क्या, आप कॉपी करो उसको, अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको कि डिफाइन का मतलब क्या मेरा। और डेफिनेशन में लिख दिए तो इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो कि सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। बेटा अभी आऊंगा उस चीज पे, आऊंगा वैसे आऊंगा। वो तो फंक्शन की टाइप्स आ गए ना, पहले फंक्शन डिफाइन कर लो। अच्छा अब देखिए डिफाइन से मेरा मतलब क्या है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी भी नंबर को
डिवाइड कर दूं 0 से, इसका आंसर क्या होता है? 0 0 इन्फिनिटी। ए आएगा ना? बेटा करके देखिए कैलकुलेटर में, आप लिखो 2/0। सर मैथ एरर हो गया। जी बेटा, इससे कहते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। नोट करो। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, अनडिफाइंड होता है। मींस ये आपकी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं कहलाती। अब आपने फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन में कोई इनपुट दिया और इनपुट देने से अगर आपको आंसर 0 मिला, ये डिफाइंड वैल्यू। अगर आपको आंसर 3 मिला, ये आपकी एक डिफाइंड वैल्यू। अगर आपको आंसर इन्फिनिटी मिला, तो इट मींस ये आपकी अनडिफाइंड वैल्यू। तो मैं जो भी इनपुट दूं, अगर मुझे ये आंसर मिल जाए वो भी डोमेन होगी, ये आंसर मिल जाए वो भी डोमेन होगी, लेकिन अगर आंसर अनडिफाइंड मिल गया तो वो डोमेन नहीं होगी। तो मेरी डिफाइन से मीनिंग ये है। सर ये बात रिपीट कर दें। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा एक फंक्शन है मेरे पास, मैंने फंक्शन में कोई भी इनपुट दिया, अगर इनपुट देने के बाद मुझे आंसर 0 मिला, मुझे आंसर 0 मिला, तो 0 मींस कि वो भी फंक्शन डिफाइन कहलाएगा। अगर आंसर 3 मिल गया, 4 मिल गया, -1 मिल गया, -2 मिल गया, तो वो भी डिफाइन कहलाएगा। लेकिन अगर इनपुट देने पे मुझे आंसर इन्फिनिटी मिल गया, दैट मींस कि उस इनपुट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, तो वो आपकी डोमेन नहीं कहलाएगी। जिस इनपुट पे फंक्शन डिफाइन हो गया वो डोमेन है, जिस इनपुट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाया वो आपकी डोमेन नहीं कहलाती। ये बताएं कितनी बात सब कह रही? जी सर। यस सर। मैंने ये बात बताई आपको, a set of input values, मतलब आपकी इनपुट की वो सेट ऑफ वैल्यूज जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए वो आपकी डोमेन कहलाती है, और जिस पे डिफाइन नहीं होगा वो डोमेन नहीं कहलाएगी। ये बेटा a मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा बेटा? अब आप पहले बताओ, जो मैंने आपको लिखवाई डेफिनेशन, ये बात सबको क्लियर हुई? जी सर। यस सर। गुड। दो रिपीट कर रहा हूं, आपकी सेट ऑफ वो इनपुट वैल्यूज जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन हो जाए वो आपकी डोमेन कहलाती है। और डिफाइन से मेरी मीनिंग्स क्या है वो बता दी मैंने बात, कि सिर्फ आंसर आपका अनडिफाइन नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, अदरवाइज वो डिफाइन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल समझना। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। सर आप ये डिफाइंड और अनडिफाइंड की स्टेटमेंट लिखवा देंगे? बेटा ये इसकी एग्जांपल दे सकता हूं, मैंने लिखा दी। इसकी स्टेटमेंट कुछ नहीं होगी ना, नंबर पे डिपेंड करता है ना। अब देखो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल 3/x। अब आपसे बोले जी इस फंक्शन की डोमेन बताएं। अब आप इस फंक्शन की डोमेन बताएं। अब मैंने इसकी डोमेन स्टेट करनी है। अब मुझे पता है अगर मैंने इस x में 0 पुट किया तो 3/0 क्या होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 मींस सर x is greater than 0। जी बेटा बोलो। x is greater than 0 हो गया ना? नहीं, मतलब ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन और x does not equal to 0 हो सकता है। हाँ x is not equal to। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी डोमेन स्टेट, देखो आप लोग कोई भी पूरा आंसर नहीं दे रहे हो मुझे, आप सब इनकम्प्लीट आंसर दे रहे हो, और डोमेन हमें कंप्लीट डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अब जरा बात समझना। अब मुझे पता है कि अगर मैंने x में 0 पुट किया तो फंक्शन मेरा अनडिफाइन होगा। ऐसे ही अगर मैं 0 के अलावा कोई भी पुट कर दूं फंक्शन मेरा अनडिफाइन नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग मेरी? जी सर। यस सर। जी सर। अगर मैंने x में 0 पुट किया तो आंसर मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर मैं 0 के अलावा कुछ भी पुट करता हूं तो मेरा आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। दैट मींस सिर्फ ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा,
जीरो के अलावा जो भी पुट करोगे ये डिफाइन होगा। जी बेटा इतनी बात सबको क्लियर हुई? सर ये क्वेश्चन में पता होता है कि आंसर डिफाइंड चाहिए या अनडिफाइंड चाहिए? बेटा डोमेन बता रहे हैं, डोमेन तो होती है डिफाइन वैल्यूज पे। हाँ बस सही है। ठीक है, तो मैं इसकी डोमेन लिखूंगा कि x की इनपुट x पे देते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डोमेन कहलाएगी। अब जो मैंने बात लिखी है ये बताओ, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आई? सर ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये मैथमेटिक्स है, पढ़ो नहीं मैथमेटिक्स। सर हमें क्या ये पेपर में फिर से लिखना समझाया होगा क्या? सर ये जरा। एक मिनट रुको, इसलिए शुरू मैंने रियल नंबर का साइन दिखा दिया था, और ये बिलोंग्स टू का साइन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जी सर जी जी। ये साइन किससे बिलोंग्स टू का है? तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जितने रियल नंबर्स हैं वो सब इसकी डोमेन है, वो सब इसकी इनपुट वैल्यूज हैं जीरो के अलावा। तो सिर्फ जीरो पे ये अनडिफाइंड होगा, जीरो के अलावा कुछ भी पुट करोगे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। जी बेटा ये ऐसी पैटर्न पे आता है आसान। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल डोमेन की। पहले आप सभी बताओगे, आप लोगों को थोड़ी बहुत बात समझ में आई मेरी? थोड़ी बहुत ही सारी है ये। चलो गुड, वेरी नाइस। बेटा R मींस रियल नंबर्स, रियल रियल। बेटा नॉर्मल R नहीं है, ये R लिख के आपने इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो ये रियल नंबर का सिंबल कहलाता है। अब देखो एक और एग्जांपल, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं 2 ओवर x माइनस 1। अब आपने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। अब बताएं इसकी डोमेन क्या लिखोगे आप? x is not equal to 1. and does not equals to 1. अब देखो x is not equal to 1. x is not equal to 1, देखो फिर आप लोग इनकम्प्लीट आंसर दे रहे हो मुझे। X belongs to all real numbers and you accept X does not equals to 1. आंसर कंप्लीट हुआ कि x belongs to all real numbers except x is not equals to 1। क्यों? अगर मैं इस x में 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 2 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर x 1 पुट करूंगा तो मेरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 के अलावा कुछ भी पुट कर दूं आंसर मेरा इनफाइनाइट नहीं होगा। तो मैं इसकी डोमेन क्या लिखूंगा कि x belongs to all real numbers except x is not equals to 1। तो ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन की डोमेन। तो सिर्फ x equals to 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी कोई भी x इनपुट दे दो आप, उसका फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये बात सब क्लियर हो। ये नॉर्मल ई नहीं है, ये देखो ये इसका सी बनाओ और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये साइन बन जाता है बिलोंग्स टू का। अब एक और एग्जांपल देखो, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी। थैंक यू निहाल। Sir, x belongs to all real numbers except x is not equals to positive or negative 1. बेटा वेरी नाइस सबूत। बेटा आमना आपने आधा आंसर दिया। असल में आपने इसमें एक चीज और नहीं किया। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, देखो नीचे फैक्टराइज हो रहा है, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, दो फैक्टर आएंगे, एक a माइनस b
और एक a प्लस b, तो दो फैक्टर बनेंगे। ये मैंने x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज किया। अब देखो फैक्टराइज से मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि अगर मैं x में 1 पुट करूंगा, जब भी नीचे 0 आ जाएगा, आंसर मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं इस x में -1 पुट कर दूं, जब भी नीचे 0 आ जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 और -1 के अलावा नीचे कुछ भी पुट करूं तो मेरा नीचे 0 नहीं आएगा और फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल्स टू +-1। तो ये इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। जी बेटा, बात की होगी बेटा आपको? गुड। अब आप मुझे पहले बताओ सर कि इतनी बात सब क्या अभी? यस सर। तो बेटा जब भी इसमें से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ना, तो पहले कोशिश करो फैक्टराइज कर लो उसको। तो हमें फर्दर चीजें और दिख जाती हैं, इसमें और क्या इनपुट हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज पूछना चाहूंगा मैं इर्तजा से। इर्तजा आंसर देना। इर्तजा भाई रेडी हो जाएं आप। 2x² + 1/3 कहाँ चले गए बताओ सर? इसमें। वही सर, आपने भी चुन के दिया है मुझे भी। इतना आसान दिया मतलब इर्तजा बोलेगा नेट नहीं चल रहा मेरा अब। नहीं, नेट वेट तो सब चल रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। चलेगा चलेगा, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। सर यहाँ पे कुछ भी रखते हैं आंसर तो वो ऊपर 0 आएगा तो इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं आंसर। बेटा वेरी नाइस, यही बात सुनी थी मैंने आपसे। देखो नीचे ओ, x है ही नहीं, तो ये कभी आंसर इसका अंडर का, तो उसकी डोमेन क्या होगी? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये इसकी डोमेन, ये तमाम रियल नंबर पे डिफाइन हो जाएगा। वाह इर्तजा, ग्रेप। कि आप इसमें जो भी इनपुट दोगे, ये हर इनपुट पे डिफाइन हो जाएगा। कि नीचे x है ही नहीं, जब तक नीचे 0 नहीं आएगा फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा ही नहीं। तो इसके जितने रियल नंबर्स हैं सब इसकी डोमेन है। बेटा वेरी नाइस, बड़ी खुशी सुन के आंसर। सर अब आप लोग मुझे बताओगे। जी बेटा। सर अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो ये ए भाई लड़की हो रहा है भाई। है बदतमीजी, बदतमीजी नहीं। सर अगर हम इसको इन्वर्स बेटा कर दें पूछो। तो फिर ये इंफिनिटी हो सकता है। बेटा बात ये कि इनवर्स की अलग डोमेन रेंज होती है। अभी जब फंक्शन में आगे बढ़ेंगे तो फिर इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड करना बताऊंगा। फंक्शन की डोमेन रेंज डिफरेंट है, इनवर्स की डिफरेंट है। अभी हम बात ही फंक्शन की करें तो इनवर्स की बात तो मैं देखूंगा ही नहीं। देखो एक चीज थोड़ी समझाए तो आप लोगों को, बल्कि वो फिर मैं टॉपिक से काफी हट जाऊंगा, तो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जब इनवर्स पे आऊंगा तो बात समझा दूंगा आपको। हमने एक पॉइंट थे a, b, उसको आपने ओ लेवल में पढ़ी रिफ्लेक्शन, उसको हमने रिफ्लेक्ट किया था y = x पे, तो उसके इमेज y, x बन जाता है। ये बातें बेटा याद है मुझसे कुछ? सर दोबारा। हमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी रिफ्लेक्शन कि अगर एक पॉइंट है आपका x, y, अगर मैं इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करूं लाइन y = x पे, तो इसका इमेज मिलता है आपको y, x। तो बेटा बस मुझे इतनी बात समझ कि ये फंक्शन होता है, फिर इस लाइन पे रिफ्लेक्शन के बाद ये इनवर्स कहलाता है। अभी जो हमने कहाँ से कहाँ चले गए आप? जी बेटा कहाँ से कहाँ चले गए? इतना आसान भाषा में समझा रहे तो पता नहीं कहाँ चले गए। वहाँ पे कितने सवाल किया था ये? आपका आंसर दे रहा हूँ ना, मैं क्या करूँ? उसने एक बात पूछी, उसका आंसर दे रहा हूँ उसको। सर अकेले में देगा तो ये जो समझा है वही भूल जाएंगे। अच्छा छोटी सी बात देख लो। x मींस क्या होता है? डोमेन, और y मींस क्या होती है? रेंज। अब देखो जो फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स की क्या बन गई? रेंज। जो फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स की क्या बन गई? डोमेन। तो बेटा ऑटो चेंज आ गया उसके अंदर। जी मुसर देखो ऑटो चेंज आ गया। तो बेसिकली
इनवर्ट्स की डोमेन और फंक्शन डोमेन चेंज होती हैं, वो कभी कॉमन नहीं रहती। आई होप कि मैं आपको आंसर कर गया हूं आपकी बात को जो आप पूछना चाह रहे थे। ठीक है, अब एक और मुझे एग्जाम्पल दो बेटा आप लोग। पार्ट ई, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं 2x minus 1 over x minus 3 into x plus 4। अब आप मुझे इस फंक्शन की डोमेन बताओ। X belongs to all real number except x is not positive 3 and negative 4. और जी बेटा तला, वेरी नाइस। Sir, x is not equal to minus half also. ना ना, देखो एक बात तो याद रखो, अगर लिखा है 0/4 इसका आंसर 0 होता है और 0 एक डिफाइंड नंबर होता है। अगर लिखा हो 4/0 जब ये होता है इनफाइनाइट। तो अगर ऊपर 0 आ जाए इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सिर्फ अगर नीचे 0 आएगा तो फंक्शन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो अनडिफाइंड होगा। तो हमेशा डोमेन डिफाइन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ नीचे के x को फोकस करना है, ऊपर के x को आपने इग्नोर करना है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या लिखोगे आपके x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -4। सर -4 क्यों? -4 अगर आपने इस x में -4 पुट किया तो -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0। और समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, अनडिफाइन हो गया। बता दी। देखो बेटा, अगर मैं x यहाँ 3 पुट कर दूं जब भी 0 आ जाएगा, आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे x से -4 पुट कर दूं जब भी 0 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो इन दो सेट ऑफ वैल्यूज पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा है और बाकी पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसकी ये ऊपर वाले डोमेन x को कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल, देखो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अगर ऊपर 0 आ भी जाए तो आंसर 0 आता है और 0 एक डिफाइंड वैल्यू होती है। जब तक आपको ये सिंबल नहीं मिलेगा ना इनफाइनाइट का, जब तक अनडिफाइंड नहीं। और ये साइन आपको जब ही मिलेगा जब आपके नीचे 0 आएगा। तो बेटा ऊपर के अगर 0 आ भी रहा है उसको इग्नोर करो। ऊपर से हम डोमेन डिफाइन नहीं करते, हमेशा नीचे से डिफाइन करेंगे x से। सर डोमेन का असल गेम नीचे का है, 0 का सर। बेटा शायद इसकी और कोई केस नहीं, कि बस सिंपल सी प्रॉपर्टी आपकी कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू क्या होता है? इनफिनिटी होता है। सिर्फ आपने इस बात को याद रखना है। तो बेटा आई होप कि मैं आप लोगों को आज डोमेन समझाने में कामयाब हो गया हूँ। रोज होते हैं वो तो। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ स्केच करके डोमेन के ऊपर उसके बाद रेंज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सब क्लियर हो गया। जी सर। पीडीएफ में सेंड करें, ठीक है? चलें, थैंक यू। और प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। एक चीज हम लोगों से, हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स हैं फोकस करने के लिए, याद रखना है बस। अरे यार सर आप सर आप भी हफ्ते के आना शुरू हो गए। बेटा बस सर कितने चैप्टर रह गए और हमारे? सर कोई नहीं, कोरोना आ रहा है, नहीं होंगे पेपर। बेटा अब होंगे, ये बात याद रखो, से ही बता चुका है कि अब एक्सपेक्टेड बेस एग्जाम नहीं होंगे, तो फिर वो वाइवा पे ले जाएगा एग्जाम्स को। वाइवा आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। सर कितने चैप्टर्स रह गए हमारे? बेटा सिलेबस दिखा था, देखो अभी इसमें हम 2 समझो स्टार्ट्स के 2 हम इसके कर चुके हैं, प्योर के बोले 2 भी नहीं 3 हो चुके हैं क्वाड्रेंट मिला के हैं। 4-5 सर 4 हो गए, 4 हो गए। 4-5 रह गए। अरे हम लोग बायनोमियल पढ़ेंगे अभी वापस। कौन से बेटा? बायनोमियल तो पढ़ा चुके, वो P1 में बायनोमियल तो पढ़ा कुछ हुआ था, पढ़ाया था।
सर एक दो चार क्वेश्चन किए थे। चलो ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज।